नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे भैरव रागांग की। रागांग क्या है, रागांग कितने प्रकार के हैं, इन सब के बारे में हम इससे पहले की श्रृंखला में चर्चा कर चुके हैं। भैरव रागांग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो क्योंकि भैरव रागांग के अंतर्गत जो भी राग आते हैं उन सब को हम थोड़ा थोड़ा जो है हम आपको उनके स्वरूपों के बारे में, उनके स्वर विस्तार के बारे में कुछ उदाहरणों के साथ हम आपको बताते जाएंगे। इसी भैरव रागांग की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम कुछ रागों को लेंगे, जिनमें राग श्रीमद् भैरव, राग प्रभात भैरव, राग रामकली, राग गुणकली या गुणक्री और राग जोगिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम जहाँ भैरव रागांग की बात करते हैं तो हम श्रीमद् भैरव राग की चर्चा करने से पहले पुनः एक बार हम इस चीज़ को जान लेते हैं कि भैरव रागांग क्या है, या भैरव रागांग का ऐसा ये कौन सा अंग है जो किसी और राग के साथ यदि जुड़ता है या उसमें दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि ये भैरव रागांग है। थोड़ा सा भैरव रागांग की उस अंग के बारे में विशेष तौर पर हम कहेंगे। भैरव क्योंकि एक ठाट भी है, भैरव एक राग भी है और भैरव का जो अंग है वो इतना प्रोमिनेंट है कि उसको एक जो रागांग है उसको ही नाम दे दिया गया। जिस प्रकार हम कहते हैं कि ठाट पद्धति को लेकर हम कहते हैं आश्रय राग की बात करते हैं कि जिस ठाट से बिल्कुल कोई राग के सभी स्वर जो है वो मिलते हैं तो उसी राग के आधार पर उस ठाट को नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से रागांग में भी जो वो अंग मुख्य है उस अंग को भी उसी राग का नाम दे दिया गया, यानी भैरव अंग कह दिया गया। और अधिकतर जो राग हैं जो भैरव अंग के अंतर्गत आते हैं उनमें से काफ़ी हद तक ऐसे राग हैं जिसमें भैरव शब्द या भैरव नाम जो है उस राग के साथ साथ लगा है। इन्हीं में से एक राग है श्रीमद् भैरव, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रसिद्ध जो है राग है। और इस राग की बनावट कुछ इस प्रकार से है कि जहाँ पर हमें भैरव के स्वर दिखाई पड़ते हैं, भैरव किसी गंभीरता दिखाई पड़ती है, वहाँ पर हमें अन्य कोमल गंधाद या कोमल निषाद को प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं वो कोमलता जो है वो नज़र आती है, जो राग को बिल्कुल एक अलग ही स्वरूप प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम भैरव अंग क्या है इसको पुनः जानते हैं। भैरव अंग है सा गा मा रे सा, ये भैरव अंग है। और इसके साथ ही गा मा दा पा, ये भी भैरव अंग है। यानी किसी भी राग में यदि इन अंगों में से कोई भी एक अंग यदि लगता है या दोनों लगते हैं या कहें कि ये जो स्वर हैं, ये स्वर गुच्छ जो हैं वो लगते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पर भैरव अंग आता है। यानी इस राग को ये भैरव अंग जो है इस राग में प्रयोग होता है। या हम कहें कि जहाँ भैरव बहुत प्रोमिनेंट है तो हम कहते हैं भैरव रागांग के अंतर्गत यह राग आता है। तो ऐसे ही एक राग है श्रीमद् भैरव। श्रीमद् भैरव जो है भैरव थाट के अंतर्गत आता है। इस राग में दोनों गांधार और दोनों निषादों का प्रयोग होता है। ये राग स्वाभाविक है, भैरव रागांग के अंतर्गत है या भैरव थाट के अंतर्गत है, तो ये प्रातः काल गाए जाने वाला राग है। बहुत ही सुंदर राग है। और जहाँ पर कोमल ऋषभ इसमें प्रयोग हो रहा है, वहीं पर कोमल गांधार जो है वो उसका जो प्रयोग जिस प्रकार से होता है, शुद्ध गांधार का प्रयोग तो है ही, क्योंकि भैरव इसमें भैरव अंग जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है, लेकिन कोमल गांधार लगते हुए उसमें एक अलग सी कोमलता आती है, एक अलग सी उसमें जो गंभीरता है, उसमें कहीं पे मृदुलता जो है वो भी नज़र आती है। तो कैसे, हम इसको देखते हैं। ये जो राग है इसमें धैवत स्वर जो है वो वादी है और
ऋषभ जो है वो संवादी है। और दोनों स्वर क्योंकि कोमल प्रयोग होते हैं, भैरव थाट के अंतर्गत हैं, तो इस प्रकार से ये राग जो है इसमें धैवतवादी और ऋषभ संवादी। तानपुरे पर मध्यम मिलाया जाएगा और फिर इस राग को गाया जाएगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल भैरव की तरह सुनाई दे रहा है। सा गा मा रे सा, ये आया भैरव अंग। सा गा मा रे सा गा रे सा, कोमल गंधार का इस प्रकार से प्रयोग जो है राग को एक अलग खूबसूरती प्रदान करता है और भैरव से उसको अलग करता है। तो भैरव अंग तो है ही। सा गा गा मा रे सा गा रे सा सा दा दा सा रे सा सा गा गा मा मा गा मा रे सा गा रे सा सा गा मा पा गा मा दा पा गा मा पा दा नी दा पा गा मा दा पा गा मा रे सा गा रे सा। कितने सुंदर तरीके से कोमल निषाद का प्रयोग हुआ है और कोमल गंधार का प्रयोग हुआ है और भैरव अंग जो है उसमें वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए भैरव रागांग के अंतर्गत इस राग को लिया गया है। फिर से देखते हैं। सा गा गा मा रे सा, भैरव रागांग। धा सा दा रे सा गा रे सा, कोमल गांधार प्रयोग होते, ऐसा प्रयोग करते ही राग बदल जाता है। सा गा मा पा गा मा दा पा, यहाँ पर भी भैरव रागांग आ रहा है। गा मा पा दा नी दा पा, इस प्रकार से इस स्वर गुच्छ में कोमल निषाद का प्रयोग करते ही राग शिवमद भैरव का स्वरूप ले लेता है। गा मा पा दा नी दा पा दा मा पा गा गा मा गा मा रे सा गा रे सा सा दा धा नी दा पा गा मा पा दा नी दा पा गा मा दा दा सा रे सा सा गा रे सा आ आ तो स्वरूप था शिवमद भैरव का। साथ ही साथ जहाँ एक तरफ हमें पता चल रहा है कि इसमें भैरव रागांग कहाँ पर प्रयोग हुआ है, वहीं पर इस राग का भी स्वरूप स्पष्ट हो रहा है कि कैसे कोमल गांधार का प्रयोग किया जाता है, कैसे
कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि दोनों निषादों का प्रयोग है, दोनों गांधारों का प्रयोग है। तो गमदादनी निसा, इस प्रकार से शुद्ध निषाद का प्रयोग होगा। गमपदनी निसा द प, गमपदनी द प, गमर सा। तो स्वाभाविक है, जैसा मैं हमेशा कहती आई हूँ कि एक नियम है हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कि जब हम किसी भी स्वर के दो स्वरूपों का यानी दो रूपों का प्रयोग करते हैं तो हमेशा शुद्ध जो स्वरूप है वो आरोह में और कोमल हमेशा अवरोह में प्रयोग होगा। तो ये इस प्रकार से दोनों गांधार और दोनों निषादों का प्रयोग होते हुए शिवमद भैरव राग का स्वरूप था। इसमें किस प्रकार से भैरव रागांग आते हैं, उसके जो मुख्य जो उसका भाग है वो आता है, ये भी आपको स्पष्ट हो गया। अब एक उदाहरण के तौर पे इसकी बंदिश प्रस्तुत कर रही हूँ। बोल हैं दीन दुनी के राखन हारे, मोरी सुनो भोले गोसाई, तुम ही तो तारन हार। ना तीन ताल की बंदिश है। दीन दुनी के राखन हार, दीन दुनी के राखन हार, दीन दुनी के राखन हार, मोरी सुनो भोले गोसाई, मोरी सुनो भोले गोसाई, तुम्ही तो तारन हारे, तुम्ही तो तारन हारे, दीन दुनी के राखन हार, दीन दुनी के राखन हार। बल सो बनी तोर सदाई, बल सो बनी तोर सदाई, बल सो बनी तोर सदाई, अलग अलग तेरो ध्यान धरे, तुम्ही रखवारे, दीन दुनी के राखन हार, दीन दुनी के राखन। अब ये देखिए बंदिश में भी जिस प्रकार से मैंने आपको बताया दोनों गांधार दोनों निषादों का प्रयोग है। गम पदनी सादा नी द प, गम पदनी द प, गम द प, गम रे सा ग रे सा ग रे सा, दीन दुनी के राखन हार, दीन दुनी के राखन हार। जब हम बंदिश में विस्तार करते हैं तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि भैरव रागांग है तो रागांग को भी स्पष्ट करना है और साथ ही जो शिवमद भैरव का जो स्वरूप है, जो उसकी मुख्य विशेषता है, जो उसे भैरव से अलग करती है या मैं कहूँ अन्य भैरव के जो प्रकार है उनसे अलग करती है, उसको भी स्पष्ट रूप से बताना है। तो यहाँ पर विस्तार करते हुए या तानों को लेते हुए हम कहे राग की बढ़त करते हुए इन बातों पर विशेष ध्यान देना है। दीन दुनी के राखन हार, दीन दुनी के राखन हार, राखन हार, राखन दीन दुनी के। मैंने
क्या गाया? सा रे गा मा ग रे गा ग, सा रे गा मा ग म रे सा, भैरव आया। सा गा म रे गा म दा प ग म प द नि दा प। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से उस राग की कोमलता आती है, इसीलिए कुछ विद्वान इसको अर्धनारीश्वर स्वरूप भी कहते हैं इस राग को। सा ग ग म म प ग म दा दा प ग म प द नि दा प द म म प ग ग म दा प, भैरव अंग आया। ग म दा प ग म रे सा, पूरा भैरव का जो रागांग है वो दिखाई दे रहा है। ग म रे सा ग रे सा। अब ये शिवमत भैरव का अपना जो उसकी विशेषता है वो आई कोमल गांधार लगा के। सा ग ग म म प ग म दा प ग म दा द नि नि सा सा दा नि दा प ग म प द नि दा प द म म प ग म रे सा दीन दुनी के राखन हार, राखन हार दीन दुनी के। तानों में भी इस चीज का ध्यान रखना है। सा ग म प ग म रे सा, भैरव। सा ग म प ध म प द नि द प, शिवमत भैरव का स्वरूप। सा ग म प द नि सा नि ध नि द प ध प म प ग ग म म रे सा ग ग रे सा, कोमल गांधार का प्रयोग। ग ग रे सा ध रे सा ग ध ध नि ध ध ग ग म प द नि सा ग म प द नि सा, सा रे ग ग रे ग म प द नि सा रे सा सा नि ध नि द प ग ग म प ग ग म प ग ग म म रे सा नि सा ग ग रे सा सा ग म प ग ग म म रे सा। दीन दुनी के राखन हारे, राखन हारे दीना दुनी के, राखन हारे दीन दुनी के, राखन हारे दीन दुनी के, दीन दुनी के, दीन दुनी के राखन हार। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको भैरव रागांग के अंतर्गत शिवमत भैरव राग के विषय में बताया। जब हम एक राग को अच्छे से कर लेते हैं या हम किसी भी विषय को अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके आगे की जो जर्नी होती है वो आसान हो जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भैरव जो है वो एक बेसिक रागों में जो है प्रधान जो राग भैरव और एमन, बेसिक में भी बेसिक कहूँ उन रागों के अंतर्गत आता है। तो भैरव राग यदि अच्छे से कर लें तो शिवमत भैरव करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने समझ लिया कि शिवमत भैरव में भैरव रागांग कहाँ पर आता है, किस प्रकार उसको भैरव से अलग किया जा सकता है, किस प्रकार दोनों गांधार और दोनों निषाद के प्रयोग से शिवमत भैरव का अपना स्वरूप जो है वो सामने आता है। तो ये तो भैरव रागांग के अंतर्गत मैंने आपको एक राग बताया शिवमत भैरव। एक अन्य राग है, उसका नाम है प्रभात भैरव और बहुत ही सुंदर राग है। प्रभात भैरव अपने आप में बताता है कि प्रातः काल गाए जाने वाला ये राग है और इस राग की जो खास बात है वो है इस राग में ललित अंग का होना, यानी ललित अंग जो अपने आप में दोनों मध्यमों का प्रयोग एक साथ होता है। उस एकमात्र ऐसा राग है जिसमें कि दोनों मध्यमों का एक साथ प्रयोग होता है, वरना रागों का ये एक नियम है कि कोई भी स्वर यदि उसके दो स्वरूप किसी भी राग में प्रयोग होते हैं तो एक के बाद एक नहीं होते। तो जैसे हम कहते हैं एक्सेप्शनल बोलते हैं हम
कि एक बिल्कुल विशिष्ट राग जो है वो उन रागों में ललित राग आता है, या ललित अंग की जो बात करें वो दोनों मध्यमों का एक साथ प्रयोग होना। तो पहले तो हम क्योंकि भैरव रागांग की बात कर रहे हैं तो भैरव रागांग के अंतर्गत हम प्रभात भैरव की हम चर्चा करेंगे। इस राग को जैसे मैंने कहा कि भैरव ठाट के अंतर्गत आता है, प्रातः काल गाए जाने वाला राग है, नाम भी प्रभात भैरव है। प्रभात का मतलब ही होता है प्रातः काल की बेला। और इस राग में जो है भैरव और ललित ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, यानी जहाँ पर ललित अंग जो है वो प्रयोग होता है, उसी प्रकार भैरव अंग जो है वो इसको भैरव रागांग के अंतर्गत स्पष्ट रूप से लाता है। ये जो राग है ये संपूर्ण जाति का राग है। इसका वादी स्वर मध्यम है और संवादी जो है वो षड्ज है। तानपुरे पर इसको मध्यम मिलाकर ही इसको गाया जाता है। और देखिए कहाँ पर भैरव रागांग आता है, कहाँ पर ललित का जो अंग है, विशेष अंग दोनों मध्यमों का जो प्रयोग है वो कहाँ पर आता है, इसको पहले देखते हैं। मध्यम यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। मध्यम, शुद्ध मध्यम पर जब विश्रांति होती है तो वो इसको ललित से अलग कर देता है, भले ही इसमें ललित अंग जो है वो बार बार प्रयोग किया जाता है। धा सा गा म रे सा गा म दा पा गा म ग म रे सा। बस इतना गाते ही प्रभात भैरव सामने आ जाता है। सा गा म दा पा भैरव अंग, गा म ग, दोनों मध्यमों का एक के बाद एक प्रयोग होना। ग म रे सा, पुनः भैरव अंग का आना, ये इस राग को इसका स्वरूप प्रदान करता है। सा गा म ग म दा पा ग म दा दा सा सा दा पा ग म दा पा ग ग म ग ग म रे सा। या मैं यूँ कहूँ कि आप भैरव गाए जाइए और बीच में ललित अंग का प्रयोग कीजिए तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रभात भैरव का स्वरूप आपके सामने ला देता है। सा दा सा रे सा। तो यहाँ पर जो मैंने पहले आपको शिवमत भैरव बताया उससे भी राग बिल्कुल अलग है। तो यानी भैरव रागांग के अंतर्गत जितने भी राग आते हैं सभी की अपनी एक विशिष्टता है। चाहे उसमें हम कहें कि भैरव अंग बखूबी प्रयोग हो रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक विशेषता है। सा गा गा मा, मध्यम पर विश्रांति, मा गा गा मा मा गा ग म रे सा सा दा रे सा गा मा सा रे ग ग म ग म दा पा ग ग म ग ग म रे सा। तो ये प्रभात भैरव का अपना एक स्वरूप था। हम यहाँ पर एक बार फिर से जो है रिपीट करते हैं। भैरव अंग सा ग म रे सा ग म दा पा। शिवमत भैरव में दोनों गांधार, दोनों निषादों का प्रयोग। सा ग म रे सा ग रे सा ग म प द नि द प ग म प द नि सा द नि द प ग म रे सा, आपका शिवमत भैरव। अब प्रभात भैरव सा ध सा रे सा ग ग म सा ग ग म म ग म रे
सा ग म द प ग म म म ग म र सा। तो ये आया आपका प्रभात भैरव। तो इस प्रकार से प्रभात भैरव में भी आप देखिए कि भैरव अंग जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। तो हम जब राग को समझकर गाएंगे, रागांग विषय को जब हमने लिया है, तो रागांग जितने भी हैं, जिस भी रागांग की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आने वाले रागों में उस रागांग को स्पष्ट रूप से देखना कि कहाँ वो प्रयोग हो रहा है और कहाँ जिस राग में प्रयोग हो रहा है उसकी अपनी कौन सी पहचान है, इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये भैरव रागांग के अंतर्गत हमने आज शिवमद भैरव और प्रभात भैरव की आपको जानकारी दी। अन्य हम इस रागांग के अंतर्गत रागों को अगले भाग में हम आपको बताएंगे।